हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हम अपने निपुण बैच के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत विषय को। क्या पढ़ाऊंगी? संस्कृत विषय को पढ़ाऊंगी। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम संस्कृत का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और प्लस उसके बाद एक न्यू चैप्टर को हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक न्यू चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपने निपुण बैच को देख लेते हैं। हमारा बैच का नाम है डीएलएड निपुण बैच 2025, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर निपुण बैच 2025, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन टेलीग्राम चैनल अभी चल नहीं रहा है, तो आप इनकी पीडीएफ जो है आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके वहाँ व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप पीडीएफ को ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। रंजीत सर आपको पढ़ाएंगे मैथ विषय को। ठीक है, आपने मैथ पढ़ाई होगा इनसे। इन्होंने सेकंड सेमेस्टर में आपको मैथ पढ़ाया था और अब ये थर्ड सेमेस्टर में आपको मैथ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास काजल मैम की होती है। काजल मैम आपको पेपर नंबर 1 पढ़ाएंगी। और तीसरी क्लास हमारी होगी मेरी क्लास, संस्कृत की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत विषय को और मैं इसमें आपको पेपर वाली तैयारी करवाऊंगी। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं संस्कृत के अपने सिलेबस के, और आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। आज से ही हम अपनी क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। वैसे ही हमारी क्लासेस जो है वो लेट हो चुकी हैं। यह बैच आपका 25 तारीख को लॉन्च किया गया था और आज हो गई 28 तारीख। ठीक है, आज क्या हो गई? आज 28 तारीख हो गई। और जल्द से जल्द हम इस बैच को कंप्लीट करेंगे और प्लस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय को, जिसका आज हम पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को देखेंगे। इसमें मैंने जो आपका सिलेबस है उसका मैंने कंप्लीट सिलेबस ना लेकर जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में या ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सिलेबस देख लेते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं और इसमें अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस हमें क्या क्या टॉपिक संस्कृत विषय में पढ़ना है। तो पहला है हमारा चैप्टर वर्णमाला, जिसको हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र इम्पॉर्टेंट है, आपको 1 से 2 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है, बहुविकल्पीय टाइप में, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा चैप्टर है संधि या संधि सूत्र। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप दे सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, हर सेट में आपको संधि से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है समास। समास भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सभी जो चैप्टर हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर बनता है यहीं से ही बनता है और अननेसेसरी मैं लेकर नहीं आई हूँ। मैं वही लेके आऊँगी, वही आपको पढ़ाऊँगी जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है कारक। कारक भी इंपॉर्टेंट है, कारक विभक्ति, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विभक्ति, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, इसमें हम संज्ञा और सर्वनाम की विभक्ति देखेंगे, वचन पढ़ेंगे और उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 7वां चैप्टर होगा गिनती। इसमें आपको 1 से 50 तक की गिनती को मैं आपको पढ़ाऊंगी और यहीं से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। हर सेट में ये होता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही होता है कि आप देख सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखें तो इन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है लकार। लकार इंपॉर्टेंट है, जो आपका पहला सेमेस्टर था, यानी कि जो आपका
फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें आपके लकार 3 थे, ठीक है। और जो प्रकार हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, जितने भी प्रकार हैं सबको हम बेसिक से थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद हम उसको भी समझ लेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और एग्जामिनर को पता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो वो लकार से आपको क्वेश्चन दे सकता है। भले ही आपके सिलेबस में लकार के जो बाद के उसमें प्रकार है, विधि लिंग है, लिट है, तो इस प्रकार के प्रकार, लोट है, तो ये सभी प्रकार दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको लट है, लड है, लिट है, तो इन सभी से बन जाता है। जितने भी प्रकार लकार के हैं उन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम विस्तार पूर्वक जान लेंगे। उसके बाद हमारा सिलेबस क्या है, उसके बाद है सुभाषितानी, श्लोक का अर्थ, यानी कि आपको आपके हर सेट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी आपको श्लोक दे दिया जाएगा और उसका हिंदी में अनुवाद, या फिर हिंदी में श्लोक दे दिया जाएगा उसका संस्कृत में अनुवाद करने को आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11, जिसमें अनुवाद संस्कृत का हिंदी में और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना होगा। इससे आपके क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जामिनर अपने हिसाब से इसमें क्वेश्चन दे देता है और उनको आपको करना होता है, और ये आपके 2 मार्क्स में आते हैं, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट चैप्टर हमारा है संभाव्य शिक्षण अधिगम की विधियां, यानी कि इसमें जो शिक्षण की विधियां हैं, उनके प्रकार हैं, उनके उपागम हैं, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो भी सिलेबस देखा है, आपका जो सिलेबस देखा है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, और जो आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने ये आपका सिलेबस दिया है और इसी को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको लूँगी 15 क्लासेस, 15 या 15 से ज़्यादा हो सकती हैं। मैंने आपको अपने बैच के बारे में जब बताया था, हमारा बैच का नाम है निपुण बैच, उसमें मैंने आपको बताया था कि सभी टीचर्स आपको 15 प्लस क्लासेस या 15 से कम या 15 क्लासेस हो सकती हैं आपके, ठीक है। तो आप इनसे ज़रूर जुड़ें, और इसमें आप ये क्लासेस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। तो आप जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा चैप्टर है DL-ED 3rd सेमेस्टर में। आज हम संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है वर्णमाला। क्या है, वर्णमाला। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बनते ही हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना क्लास। वर्णमाला को समझते हैं कि वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है। तो वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह, कैसा, वर्णों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्णमाला में क्या होता है, वर्ण जो होते हैं वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ पर हमने छोटा आ दे दिया, यहाँ पर हमने का दे दिया, खा दे दिया, फिर बड़ा आ दे दिया, तो ये सीक्वेंस गलत होता है। इसीलिए वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है कि वर्णों का क्रमबद्ध, यानी कि जो सीक्वेंस में लगा हुआ क्रम है, यानी कि व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। संस्कृत की वर्णमाला प्रायः हिंदी के समान ही होती है, किंतु वर्णों का इसमें क्रम जो होता है भिन्न होता है। संस्कृत में क्या होता है, कुछ वर्ण जो होते हैं वो अलग से जुड़ जाते हैं, जबकि वर्णमाला में क्या होता है, आपने वर्णमाला पढ़ी होगी हिंदी की, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि स्वर दिए हैं, ठीक है, उसमें लिर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको आगे देखने को मिलेगा कि संस्कृत में क्या क्या होता है, ठीक है। ये होती तो मतलब हिंदी के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वर्णमाला के प्रकार। क्या देखेंगे, वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार कितने हैं, किन भागों में बांटा गया है। तो वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। क्या है, आपको ये पता ही होगा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से उन्हें बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आगे देखते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर वर्णों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, किंतु जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण जो होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों को उच्चारित करने में जो भी समय लगता है उसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने,
तीन भागों में बांटते हैं। इनके प्रकार को पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संस्कृत में स्वर और व्यंजन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में स्वर को कहते हैं अच। क्या कहते हैं? स्वर को कहते हैं अच, ठीक है। और व्यंजन को कहा जाता है संस्कृत में हल। क्या कहा जाता है? हल, क्योंकि इसमें जो हम प्रयोग करते हैं हलंत का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में ठीक है, संस्कृत में स्वर को कहते हैं अच और व्यंजन को कहते हैं हल। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। क्या देखेंगे? स्वरों के प्रकार को हम देखेंगे, ठीक है। स्वरों के प्रकार देखेंगे तो स्वर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। क्या है? तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। हाँ, तो जो ह्रस्व स्वर होता है इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। और जबकि जो दीर्घ स्वर होता है इसे हम गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। तो ह्रस्व स्वर मुख्य रूप से इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। आ, ई, उ, री और लिर, ठीक है। जो लिर है वो संस्कृत का एक वर्ड है। क्या है? लिर जो है वो एक संस्कृत का वर्ड है। जबकि हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में होते हैं आ, ई, उ, री, ठीक है। जबकि संस्कृत में इसमें लिर जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, री, ए ओ औ। क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, री, ए ओ औ, ठीक है। इसमें री नहीं आता है। री हमारा जो होता है वो हस में आता है। किसमें? हस में आता है। और इसमें हमारे आते हैं आ, ई, उ और ए ओ। ए ओ औ को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। क्या होता है? प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय यानी कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसके ज्ञान के लिए हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या है? हिंदी का ये क्या है? हिंदी का ये तीन है। क्या है? हिंदी में हम तीन को कैसे लिखते हैं? तो हिंदी में हम तीन को ऐसे तो लिखते हैं। तो ये हिंदी का ही एक इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। इस अंक के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। संख्याओं के हिंदी रूप में यानी कि 3 के रूप में लिखा जाता है। आजकल इसका प्रयोग प्रचलन में नहीं है, परंतु वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ओम। क्या है? इसमें क्या लगता है? ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम, ठीक है। कैसे? ऐसे, जैसे ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है? इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लुत स्वर। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे क्या है? उपयुक्त स्वर को उदात्त, अनुदात्त व स्वरित रूप में उच्चारित किया जाता है। क्या करते हैं? सभी स्वरों को हम उदात्त, अनुदात्त या स्वरित रूप से क्या करते हैं? उनको उच्चारित करते हैं। अर्थात दोनों का ये सम्मिश्रण स्वर कहलाता है। दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। ये स्वर केवल वैदिक साहित्य में ही, संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते थे। किसमें? स्वरों का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रयोग किसमें किया गया? तो वैदिक संस्कृत में ही हमने इसका प्रयोग किया है। बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में ये थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया और उनके बारे में भी जानेंगे। तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो अब हम व्यंजनों के बारे में जानें कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो इन सब के बारे में अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी नहीं करते हैं।
इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि 25 स्पर्श व्यंजकों को बाह्य यंत्रों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसको हम एक नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? कचट तप कहते हैं। क्या कहते हैं? कचट तप। ठीक है, क्या कहते हैं? कचट तप कहते हैं। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि काफ और का वर्ग हो गया, चा फॉर क्या हो गया? चा वर्ग, टा फॉर टा वर्ग, ता वर्ग हो गया, और पा का मतलब क्या है? पा का मतलब है पा वर्ग। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि का वर्ग में कौन कौन आता है। ठीक है, इन सब में कौन कौन आता है, इनको कितने भागों में बांटे गए? 5 भागों में बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया है। इनकी संख्या 25 होती है। किसकी? स्पर्श, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या होती है 25। तो पहला है हमारा कंठ। पहला क्या है? हमारा कंठ। कंठ में क्या? का वर्ग आता है। का वर्ग में जैसे क है, ख है, ग है, घ है, ड़। ठीक है, इसमें जो ये लगा है ये, ठीक है, ये क्या है? ये हलंत लगा है, यानी कि जो ये शुद्ध, ये व्यंजन का एक शुद्ध रूप है। क्या है? व्यंजन का एक शुद्ध रूप है। क्या है? व्यंजन का एक शुद्ध रूप है। अगर इसमें हम आ का प्रयोग कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा का। क्या बन जाएगा? का। तो ये हमारा क्या है? आधा है, हलंत के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे? अभी हम देख रहे थे का वर्ग को। का वर्ग में आता है क ख ग घ अंगा। ठीक है, ये का वर्ग में आता है, इसे हम कंठ कहते हैं। ये कंठ के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें जो उच्चारण होते हैं वो कंठ के तहत होते हैं। कैसे होते हैं? कंठ के माध्यम से इसका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है तालव्य। तालव्य यानी कि जो आपकी तालू होती है, आपकी जीभ का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो तालू कहलाता है। इसमें चा वर्ग के वर्ण जो होते हैं वो आते हैं। चा वर्ग में क्या है? चा छा जा झा इया। क्या है? चा छा जा झा इया। और ये आप देख ही रहे होंगे कि इसमें जो ये लगा है ये क्या है? ये हलंत है। ये क्या है? यह है हलंत। ठीक है, क्या है? हलंत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार है पॉइंट नंबर 3। तीसरा क्या है? मूर्धा। तीसरा क्या है? मूर्धन्य, जो टा वर्ग के अंतर्गत आता है। मूर्धन्य में क्या होता है? यह टा वर्ग के अंतर्गत आता है, जो आपके अंदर की जो जीभ और गले के बीच की जो भाग है वो आपका मूर्धन्य कहलाता है। इसमें ट ठ ड ढ अड़ा आता है। क्या आता है? ट ठ ड ढ अड़ा आता है, यानी कि टा वर्ग आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है दंत। क्या है? दंतव्य या दंत कहते हैं। इसमें ता वर्ग आता है, इसमें ता वर्ग आता है, त थ द ध ना आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आता है? पा वर्ग आता है, इसमें पा फा बा भा मा, यानी कि पा वर्ग इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। यारा लावा। क्या आते हैं? यारा लावा। उसी प्रकार से नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण आते हैं। कितने? 4 वर्ण आते हैं। शा शा शाह। क्या आता है? शा शा शाह। जबकि इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है, क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन जो है, क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन जो है क्या होते हैं? यारा लावा। ठीक है, क्या होते हैं? यारा लावा, जिसमें से या और वा। ठीक है, या और वा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अर्ध स्वर। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, इनमें हम इनका प्रयोग हम स्वरों में भी करते हैं। जैसे कि जब हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कौआ। ठीक है, यहाँ पर है आ, तो यहाँ पर हम बा का भी प्रयोग कर लेते हैं, कौआ कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्वरों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या देखेंगे? संयुक्त व्यंजन देखेंगे। इस क्लास में हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं। वर्णमाला में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो भी कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा, मान लो अभी तो मैं कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ, अगर बच भी जाता है तो उसको हम प्रैक्टिस के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है? कि ये अलग से कोई व्यंजन नहीं होता, बल्कि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं?
ये अलग से नहीं, इनका कोई अलग से स्थान नहीं होता है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कषा, ठीक है, जैसे कषा, कषा में क्या बनता है, छा बनता है, इसको हम कषा कहते हैं। जैसे कि हम वैसे छा भी कह देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में इसको हम कहते हैं कषा, क्योंकि ये का और शा से मिलकर बनता है। किससे बनता है, का और शा से मिलकर ये बनता है। इसी प्रकार से तारा से बनता है त्र, तर, तारा से क्या बनता है, त्रा बनता है। इसी प्रकार से जारा से जिया बनता है, क्या बनता है, जारा से क्या बनता है, जिया बनता है। और शारा से बनता है श्रा, क्या बनता है, श्रा बनता है। ये जो आपके हैं, ये जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आपको, वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए ये पॉइंट जो है यानी कि संयुक्त व्यंजन है, इनमें से पूछ लिया जाता है कि कषा से मिलकर क्या बनता है, छा बनता है, तारा से मिलकर क्या बनता है, त्रा बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से जा यहाँ से बनकर जा आ से क्या बनता है, तो जिया बनता है, और शारा से बनता है श्रा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है और मिल भी सकता है आपके एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे हमारा क्या है, अब हम उच्चारण स्थानों को समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है उच्चारण स्थान, लेकिन इनमें संस्कृत में क्या होता है, इनके नाम भी होते हैं। यानी कि ये हमारा कंठ वर्ग है, तालव्य है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। इनको संस्कृत में एक सूत्र के नाम से जानते हैं। किसके, सूत्र के नाम से जानते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या है। स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान, जिसमें हम स्वरों के पढ़ेंगे और व्यंजन के पढ़ेंगे। पहला है हमारा कंठ। पहला हमारा क्या है, कंठ है। कंठ में क्या होता है, मैंने आपको आगे बताया था, कंठ में का वर्ग आता है, यानी कि का, ख, ग, घ, अंगा। और स्वर इसमें कौन कौन से आते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ और हा। क्या आता है, आ हा। क्या आता है, आ हा। और इसमें विसर्ग भी आता है। क्या आता है, इसमें विसर्ग भी आता है। क्या आता है, और इसके अंतर्गत विसर्ग भी आता है। क्या आता है, इसके अंतर्गत विसर्ग भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है तालव्य। तालव्य में मैंने आपको बताया कि चा वर्ग आता है, जो आपका चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, इया। तो ये वर्ग जो होता है वो तालव्य में आता है। आपके जो जीभ के ऊपर उपस्थित होती है वो आपकी तालु होती है, उसी को हम तालव्य उच्चारण कहते हैं। यहाँ से हम चा, छा, जा, झा, इया का प्रयोग करते हैं। और इनमें स्वर है ई, यश। कैसे है, ई, यस, ठीक है। तो आप ई यस से याद कर सकते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, या और शा। ये किस में आ गए, तालब में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मूर्धा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मूर्धा या फिर मूर्धन्य। क्या कहते हैं, मूर्धा या फिर मूर्धन्य। इसमें टा वर्ग आता है और री र शा आता है। क्या आता है, री रा शा, यानी कि ऋषि कह सकते हैं इसको हम। क्या कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं, कि री से ऋषि होता है। रा यानी कि छोटी की मात्रा, जब रा लगता है नीचे तो वो हो गया, ठीक है। और शाह जब आप ऐसे करके ऋषि बनाते हैं, जैसे आप लिखते हैं, ठीक है, ऋषि। एक मिनट मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे आप लिखते हैं ऋषि, ठीक है। तो इसी प्रकार से री, र, अ, रा की आवाज आ रही है इसमें, और शा, ऋषि, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया, ये आ गया मूर्धन्य में। किसमें, मूर्धा या फिर मूर्धन्य में। नेक्स्ट है दंत। दंत में ता वर्ग आता है। क्या, ता, था, दा, धा, न। और इसमें स्वर कौन कौन से आते हैं, तो ला और सा का प्रयोग करते हैं। किसका, ला और सा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ में पा वर्ग आता है, पूरा पा वर्ग, यानी कि पा, फा, बा, भा, म, ठीक है। और स्वर में उ और ऊ का प्रयोग करते हैं। किसका, उ और ऊ का प्रयोग करते हैं। इसमें मैंने आपको नोट लिखा है कि नोट में जो ड, या, अड़ा, न, म, यानी कि जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनका जो पंचमा अक्षर, यानी कि जो आपकी लास्ट की रो होती है, लास्ट की जो रो और ग्रुप होता है, ठीक है, वहां के जो वर्ण होते हैं वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम इनके सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके सूत्र देख लेते हैं। एग्जाम में सूत्र पूछ लिया जाता है का वर्ग और चा वर्ग का, ठीक है। तो ये हमारा का वर्ग हो गया और कंठ हो गया। क्या हो गया,
कंठ हो गया। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है, ठीक है, क्या होता है? अकुह विसर्जन नियान कंठ। क्या होता है? मैं आपको लिख के बता देती हूँ। अकुह विसर्ज, ठीक है, नियाना। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा हम नीचे बढ़ाकर लिख देते हैं, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं और आप इसको अच्छे से समझ लें। इसका सूत्र होता है अकु हा विसर्जनीय, ठीक है, अकु हा विसर्जनीय, ठीक है, अकु हा विसर्जनीय याना कंठ। क्या है? कंठ। इसकी आप पहचान भी कर सकते हैं, एग्जाम में एक बार पूछा गया है, इच्छु स्वाना, यानी कि जो चा वर्ग है उसका ये पूछा गया है सूत्र। तो इसीलिए मैं आपको एक बार सूत्र बता देती हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना, ठीक है। तो क्या है? अकुल विसर्जनियाना कंठा। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये आपको लिखकर आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कंठ का लास्ट में क्या है, कंठ का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ जाएंगे कंठ उच्चारण से दिया गया है, किससे? का वर्ग के कंठ उच्चारण से इसका सूत्र ये आपका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चा वर्ग, ठीक है। क्या है? चा वर्ग, जिससे मैंने आपको बताया था तालु। क्या बताया था? तालु, ठीक है। और इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है इच्छु यशानाम। क्या है? इच्छु यशानाम। और ये इम्पॉर्टेंट है, लास्ट में आएगा तालु। क्या आएगा? तालु। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम सभी समझ लेते हैं, भले पेपर में ना आए, लेकिन अगर आपको 1% भी आपको देखने को मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टावर्ग। क्या है? टावर्ग, जो आता है मूर्धा यानी कि मूर्धन्य में। किसमें? मूर्धन्य में आता है। और इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ऋतु रसाणाम। क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। आप इसको पहचान भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब टा वर्ग है, इसमें मैंने आपको बताया था टा वर्ग में टा वर्ग आता है पूरा टा ठा डा ढा डा, ठीक है। उसके बाद री रा शा मैंने बताया था, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। री ये आ गया, ठीक है, रा ये आ गया और शा ये आ गया। तो आप इसको पहचान कर भी इसको कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये सूत्र आ जाता है, ठीक है, आपको यह सूत्र आ जाता है तो आप इसको पहचान कर भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको वर्णमाला के उच्चारण स्थान पता होने चाहिए, तभी आप इनको लिख सकेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पावर्ग का चट तप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? तावर्ग। क्या है? तावर्ग है हमारा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है दंत के अंतर्गत। इसका उच्चारण हम करते हैं दंत के रूप में, मतलब इनका हम प्रयोग कब करते हैं? जब उच्चारण में हम दंत का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ता। आप ता का उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जीभ जो है वो आपके दांतों पर लग रही है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है? ता वर्ग का सूत्र क्या होता है? ता वर्ग का क्या सूत्र होता है? ये होता है लितु लसाना। क्या है? लितु लसानाम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद के हम नहीं देखते हैं। एक देख लेते हैं जो लास्ट है, पंचमा अक्षर वाला जो मैंने आपको बताया, वो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्या है? लितु लसानाम दंता। क्या है? लितु लसानाम दंता, ठीक है। तो ता वर्ग में क्या है? ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ता आ गया। ता वर्ग में क्या ता आता है? थ द ध न, और मैंने क्या बताया था? ला स ज, ठीक है। क्या बताया था? ला सा ज, तो ला यहाँ पे आ गया, सा यहाँ आ गया। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि ये सूत्र कौन से उच्चारण स्थान का है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हम एक और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पंचमा अक्षर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एक मिनट,
ठीक है, मैंने आपको बताया था पंचमा अक्षर, तो उसका भी हम सूत्र देख लेते हैं एक बार। इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। इसमें क्या आता है, ये नासिका, इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, नासिका के द्वारा करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, जो उनका पंचमा अक्षर है, यानी कि उदाहरण के लिए जैसे, ठीक है, उच्चारण कौन कौन से थे, कौन कौन से इसमें वर्ण थे, तो अंगा, इया, अड़ा, न, म, ठीक है। तो ये सभी क्या पंचमा अक्षर है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है इया, एक मिनट, ठीक है, इसका सूत्र देख लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है इया मंडणा नाना, क्या है, ननाम, ठीक है। तो इया मंडणाम नासिका चा, क्या है, नासिका चा। तो इसका ये क्या हो गया, ये हो गया व्याकरण का सूत्र, क्या हो गया, उच्चारण सूत्र हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने कंठ का उच्चारण सूत्र देख लिया कि क्या होता है, अकुल, क्या होता है, अकु विसर्जना नियनाना कंठ, ठीक है। तो आप कंठ से समझ सकते हैं। इसमें कावर्ग क्या है, जैसे कि कावर्ग होता है, पहले तो इसमें पूरा कावर्ग होता है, क्या होता है, कावर्ग होता है। और मैंने क्या बताया, छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, और हा होता है, और विसर्ग होता है, ठीक है। तो ये सभी होते हैं। तो आ आपको देखने को मिल जाएगा, हा है, का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको छांट सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप इन सबको छांट सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वर्णमाला, आज का जो हमारा चैप्टर है वर्णमाला, आज का जो हमारा चैप्टर है वर्णमाला, ये हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बन सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। और कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र, क्या है, जिसका नाम है महेश्वर सूत्र, ठीक है। आपका क्वेश्चन बनना होगा तो यहीं से बन जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देख लें, ठीक है। और एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस क्लास को आप 2 बार देख सकते हैं, और आप इसको बार बार याद कर सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फ़ोन नंबर के माध्यम से, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा देखने को, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ आप PDF लिख देंगे तो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।